जियोपॉलिटिक्स में अगर दूसरे देश से संबंध बेहतर करने हैं तो केवल आज की स्थिति नहीं, दूसरे देश के एस्पिरेशंस क्या हैं इस पर नजर डालना जरूरी है। जरा समझते हैं टर्की को लेकर। 2007 में टर्की 20th पोजीशन पर था अगर हम टोटल आर्म्स सेल्स की बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड। जरा इंप्रूवमेंट देखिए, 2016 में 13th, उसके बाद रिसेंटली 11th। तो कंसिस्टेंटली उसकी पोजीशन एज आर्म्स सेल्स डीलर वो बढ़ती जा रही है। मतलब अब आप कहेंगे इससे हमें क्या प्रॉब्लम है, इसी वीडियो में यही बात जाननी है। और अगर हम वेपन्स की बात करें तो सबमरीन, टैंक्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, सब कुछ है बेसिकली यहां पर एरे में। अब हलाल वेपन्स का मतलब क्या है? देखिए, टर्की इज हैविंग एस्पिरेशन टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ लाइक ऑटोमन्स। जैसे कि ऑटोमन्स एक समय पर कैलिफेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट, हैविंग इन्फ्लुएंस इन दिस होल लेवांत रीजन, नदर्न अफ्रीका। तो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप ऑटोमन्स के पास थी और इस्तांबुल उसकी सीट थी जहां पर इस समय एर्डोगन बैठे हैं। तो उन्हें कुछ ऐसा ही सपना आ रहा है कि अब मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप हमारे पास आने चाहिए। ऑलरेडी सऊदी अरब मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कहलाता है और उसको चैलेंज करने के लिए ईरान कोशिश कर रहा है। एक थर्ड पिलर यहां पर बन रहा है टर्की। तो ऑटोमन ड्रीम पूरा होगा क्या, कैसे पूरा होगा? उसी के लिए ये हलाल वेपन्स की टेक्निक यूज की जा रही है। एक्चुअली ये टर्म पिछले 2 साल से खासा चर्चा में है। हलाल शब्द का मतलब होता है जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से मतलब लीगल हो। तो अब इस्लामिक कॉज के लिए जो स्पेसिफिक वेपन डील्स की जाएंगी तो उसको टर्की की हलाल डील्स कहा जा रहा है। तो अब इस डील में जरा देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है। लेकिन मुद्दा यह है, क्या केवल ये इस्लामिक कॉज के लिए है ये डील या एंगल में कुछ और भी है? अब इंडिया के इंटरेस्ट तो आप यहीं से कनेक्ट होते हुए देख लीजिए। आपको याद होगा आईमेक के बारे में जो G20 के समय पर चर्चा में आया था। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करेगा ये वाला कॉरिडोर। हालांकि अभी स्थिति ठीक नहीं चल रही है, हम जानते हैं इजराइल पैलेस्टाइन की युद्ध की वजह से यहां पर इंस्टेबिलिटी है। लेकिन जैसी स्थिति नॉर्मल होगी तो ये वाला ट्रैक रिवाइव होगा। क्या लगता है आपको टर्की का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहा होगा? टर्की की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, टर्की का कहना है ईस्ट और वेस्ट को अगर कोई कनेक्ट कर सकता है तो उसमें टर्की तो सेंटर पॉइंट है। एक्चुअली सिल्क रोड जो रूट होता था तो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने में टर्की के रास्ते होकर जाता था और इसका एक अनड्यू एडवांटेज टर्की वाले रीजन को मिलता था, क्योंकि भाई अगर यहां से ट्रेड होकर जाएगा तो पैसा टर्की कमाएगा कि नहीं कमाएगा, वहां पर भी प्रोस्पेरिटी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसी वजह से ये इस रूट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, मतलब इससे खफा थे। जरा ऑफिशियल स्टेटमेंट देखिए मिस्टर एर्डोगन का, देयर कैन बी नो कॉरिडोर विदाउट टर्की। मतलब ये तो वाली बात हो गई कि अच्छा हमें इसमें नहीं लोगे तो ये हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, टर्की यहां, इसका इससे क्या मतलब, इसके कहने से क्या होगा? कहने से नहीं, लेकिन हथियारों से तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर इस रूट के बनने से टर्की को लग रहा है यार मेरे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, ईरान को लग रहा है यार मेरे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। इससे पहले ईरान को लेकर जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें बताया था कि आईमेक अगर बन जाता है तो ऐसे में ईरान का भी नुकसान है, क्योंकि ईरान फोकस करता है INSTC पे, यानी कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ईरान से होकर जाए। तो ईरान का मानना था यार हमें बाईपास कर रहे हो, उधर टर्की का मानना है यार हमें बाईपास कर रहे हो। यूरोप से अगर यहां पर कनेक्टिविटी तो हमसे, हम सबको पता है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी है और एशियन सेंचुरी में आसियान सेंट्रलिटी है। तो अगर यहां पर मिडिल क्लास बढ़ रही है, कंजप्शन पैटर्न बढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब प्रोस्पेक्ट्स यहां पर हैं। तो एक स्कॉलर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की मिस सुसान स्ट्रेंज, उनका कहना है कि दुनिया एक कैसीनो है और इस कैसीनो में अभी बेट्स जो हैं इस तरफ ज्यादा हैं, तो जो इस रूट को कनेक्ट करेगा वो प्रॉफिट कमाएगा, राइट। तो यानी कि मुद्दा केवल रिलीजन का नहीं है, मुद्दा इकोनॉमिक भी है। तो अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी रह जाएगी तो ईरान, टर्की, इनको को तो कुछ प्रॉब्लम होगी ना, अपॉर्चुनिटी लूज वाली बात हो जाएगी। देयर कैन बी नो कॉरिडोर विदाउट टर्की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हलाल वेपन्स की जो ये स्ट्रेटेजी है इससे वो इन कॉरिडोर को बनने ना देने का कुछ इंडिकेशन दे रहे हूं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर ट्रेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पासिस थ्रू टर्की। मतलब जैसे कि ज्योग्राफी में और कोई रास्ता है ही नहीं, केवल टर्की ही बीच में पड़ता है। अब जरा एक एक करके जान लेते हैं
इनके हलाल वेपन स्ट्रेटजी में कौन कौन आ रहा है, और पाकिस्तान पर विशेष फोकस हम करेंगे। मालदीव देखिए, याद होगा आपको मालदीव मुइज़ू का आने के बाद फिर कहा गया कि इंडिया को यहाँ से हटा दीजिए, इंडिया के डिफेंस पर्सनल्स को हटा दीजिए जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वहाँ पर थे, जो कि अगर डिजास्टर हो जाए तो फर्स्ट रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से आपको मिल जाए हेल्प के तौर पर, इस वजह से वहाँ पर थे। लेकिन उसी समय पर देखिए क्या हो रहा है, टर्की के साथ डील हो रही है। ये कह रहे हैं कि इंडियंस यहाँ मत रहिए, इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स होने ही नहीं चाहिए मालदीव में, लेकिन दूसरी तरफ ये चाइनीज शिप को वहाँ पर डॉक करने दे रहे हैं। Maldives inviting Chinese spy ship to dock on its port, और साथ में टर्की के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर को कह रहे हैं कि ठीक है आप पेट्रोलिंग कर लो मालदीव्स के आसपास। तो आपको अब कुछ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे मालदीव्स इज सो क्लोज टू इंडिया, एंड इफ चाइना टर्की आर हैविंग देयर शिप प्रेजेंस, एयरक्राफ्ट कैरियर प्रेजेंस, स्पाई शिप प्रेजेंस, तो आपको नहीं लगता दिस इज अ कंसर्न फॉर इंडिया? दिस इज अ कंसर्न फॉर इंडिया। साथ में ये ड्रोन्स खरीदे इन्होंने। अब एंटी इंडिया स्टांस देखिए, एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था क्योंकि मालदीव्स के साथ इंडिया का खासा रिश्ता रहा है, वहाँ पर ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू हमने मिलिट्री कू होने से भी बचाया है पास्ट में, जब मिस्टर गयूम की सरकार होती थी। तो एक ट्रेडिशन था कि मालदीव्स में जो भी यहाँ पर चुनाव जीतता था तो उसके बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया आता था पहली विजिट, क्योंकि पहली विजिट बहुत कुछ बताती है आपकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, स्टांसेस के बारे में ड्यूरिंग योर गवर्नमेंट। लेकिन ये कहाँ गए जनाब? ये पहुंचे हैं टर्की। हालांकि इंडिया कह रहा है कि भाई देखो फर्स्ट रिस्पॉन्डर तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए हम ही हैं। अभी भी हम बजट में से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं मालदीव्स को। कारण सरकारें बदलती रहती हैं, देश वहीं रहता है। तो सरकार आज है कल ना हो, लेकिन देश और देश के जो लोग हैं और कुछ ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो कि इंडिया के फेवर में, उनको वहाँ पर बनाकर रखना भी तो ज़रूरी है। खैर मुइज़ू का स्टैंड मैंने बताया। पाकिस्तान से लेते हैं। देखिए पाकिस्तान ने जब 370 एब्रोगेट हुआ तो उस समय आपने सुना होगा कि पाकिस्तान जब इसके अगेंस्ट बोल रहा था तो साथ में टर्की सुर में सुर मिला रहा था। उसी समय पर एक और काम हुआ, उसी समय पर मेजर डिफेंस डील हुई टर्की और पाकिस्तान के बीच में। तो अगेन वो हलाल वेपन्स की स्ट्रेटजी कि हम मुस्लिम देशों को ये वेपन्स देंगे, फेवरेबल डील देंगे और एक डिफेंस लीग तैयार करेंगे। डिफेंस लीग आगे की बात है, अभी तो ट्रांजैक्शनल पार्टनर तक ही हैं। वैरायटी ऑफ आर्म्स देखिए यहाँ पर 2014 में F-16 खरीदे हैं पाकिस्तान ने टर्की से, 4 एडवांस। 2018 में T-19 हेलीकॉप्टर्स, देन PNS खालिद सबमरीन, देन 2022 में ये ड्रोन्स खरीदे हैं। वैरायटी ऑफ आर्म्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं इसी से है कि कश्मीर वाले मुद्दे पर टर्की इंडिया के खिलाफ बोलता है और पाकिस्तान और टर्की दोनों इसमें करीब आते हैं। बांग्लादेश, यू विल बी सरप्राइज टू नो, $60 मिलियन की डील हुई शुरुआती 4 महीने में 2021 में। इसके बाद देखिए 3000 बांग्लादेशी मिलिट्री पर्सनल्स ट्रेनिंग इन टर्की। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए यार, बांग्लादेश तुम्हारी तो यार बाउंड्री इंडिया के साथ है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होने लगी यार? देखो मेजर बाउंड्री हमारे साथ ही है, यहां पर बस म्यांमार आपको दिख रहा है। तो भाई तुम इतने हथियार क्यों खरीदो? डिफेंस बजट बढ़ रहा है बांग्लादेश का। तो अब हमें पता है इंटरनेशनल रिलेशंस का एक और रूल है, जिसके साथ अच्छे रिश्ते हों इसका मतलब ये नहीं हमेशा रह जाएं, राइट? तो इसी वजह से जो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है उसके हिसाब से हमें अपने देश की सिक्योरिटी मैट्रिक्स बनानी चाहिए, राइट? क्योंकि बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में भी हमने देखा है कि जब अवामी लीग की सरकार रहती है तो ठीक है इंडिया के साथ रिश्ते हैं, लेकिन अवामी लीग भी ये जानती है कि देयर आर सम सेक्शंस इन बांग्लादेश, जैसे कि BNP पर के बारे में कहा जाता है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके जो फाउंडर थे जियाउर रहमान, ही वाज हैविंग टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, राइट? तो समझदारी ये है कि हम भी समझें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, मालदीव्स, कुछ कनेक्शन तो बन रहा है। मलेशिया ले लीजिए, ये रहा मलेशिया। अब आप कहेंगे मलेशिया से क्या? एक्चुअली टर्की मलेशिया का मतलब एक हब बन चुका है आर्म्स सेल्स का। और इससे पहले आपने टर्की के बारे में सुना हो, ये जाकिर नायक, इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज लगे हुए हैं, पीस टीवी इनका बैन हुआ था, इन पर आरोप था रेडिकलाइज करने का यूथ को, हेट स्पीच का। तो इनको शरण दी है मलेशिया ने। तो भारत कोशिश कर रहा था कि इनको गिरफ्तार करने की, लेकिन मलेशिया की शरण है। इंडोनेशिया भी। अब इंडोनेशिया हमारे लिए क्रिटिकल, आप सबको पता होगा, यहाँ पर ये जो सुमात्रा है, ये पूरा इंडोनेशिया है, सुमात्रा, यहाँ पर है सवांग पोर्ट, जिसका एक्सेस हम
इंडोनेशिया से ले रहे हैं, राइट, जिससे कि चाइना को काउंटर करा जा सके इस वाले चौक पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं मलक्का स्ट्रेट, राइट। लेकिन अगर टर्की इंडोनेशिया दोनों करीब आ जाएं तो जो इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स साउथ चाइना सी देखता है, आपको नहीं लगता उसकी कैलकुलेशन चेंज हो सकती है? अरे वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो मानकर चलना चाहिए। व्हाट टर्की इज ऑफरिंग इंडोनेशिया, एक तो वो इस्लामिक वाला एंगल दे रहा है, एक वो ऑटोमन कैलिफेट का सपना जैसा टर्की पूरा करेगा ऐसा कुछ शो कर रहा है, हलाल लीग एंड एवरीथिंग। लेकिन मतलब वी हैव टू फोर्ज आवर वे वेरी केयरफुली हियर। टर्की सप्लाई 10 यूनिट्स ऑफ टैंक्स टू इंडोनेशियन आर्मी, देन ये ड्रोन्स तो सप्लाई कर ही रहा है। वैसे अगर टर्की के बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे रिलेशन वी आर हैविंग डीप कल्चर लिंकेज। जैसे हमारे यहाँ पर जो सुल्तान्स थे, ऐसे ही टर्की के साथ जो रिलेशंस थे उसमें कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते थे। साथ में जो सूफीज़ और भक्तिज़्म मूवमेंट इंडिया में थी, तो ऐसे ही वहाँ पर जो सूफिज़्म था उसके भी क्लोज कनेक्शन बताए जाते हैं। जैसे कि आपको अगर याद हो, रूमी के बारे में आपने सुना हो, जलालुद्दीन रूमी, तो ऐसे ही व्यूज सूफिज्म के हमारे यहाँ भी थे। तो यानी कि कल्चरल कन्वर्जेंस तो है। गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था टर्की को, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जो कॉलोनियल पावर्स हैं इन्होंने स्टेटस चेंज करना स्टार्ट किया, मेजर चेंजेस स्टार्ट किए टर्की में। हालांकि मिस्टर पाशा जो है वो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट वहाँ पर चला रहे थे, बट देयर वर सम सेक्शंस हु वर सेइंग कि जो कैलिफेट का जो ट्रेडिशन था, जो माना जाता था कि प्रॉफेट मोहम्मद को रिप्रेजेंट करता है कैलिफ, उस सिस्टम को डिस्टॉर्ट किया गया जिससे इस्लामिक भावनाएं आहत हुई। तो इस पर जो है गांधी जी का व्यू जो है वो प्रो टर्की था कि भाई गलत कर रहे हैं कॉलोनियल पावर्स। फिर रिश्तों में जो हमें गड़बड़ियां लग रही हैं उसका एक रीज़न है टर्की की खुद की एस्पिरेशन, और टर्की कंसिडरिंग पाकिस्तान एज द पिलर टू फुलफिल दोज एस्पिरेशंस इन साउथ एशिया। एग्जाम्पल देता हूं, सऊदी एंड यूएई, भाई सऊदी तो लीडर है मुस्लिम वर्ल्ड का, और सऊदी एंड यूएई इस कश्मीर वाले मुद्दे पर किसके साथ थे? पाकिस्तान के साथ कि इंडिया के साथ? इंडिया के साथ। तो भाई पाकिस्तान को साथ किसका चाहिए? फिर टर्की का साथ चाहिए। मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है इसमें टर्की का मानना है कि ये जो कन्वर्जेंस है वेस्टर्न नेशंस के साथ सऊदी का फॉर इट्स ओन इकोनॉमिक गेन्स, क्योंकि उसका विजन है 2030 तक उसको डाइवर्सिफाई करना है, ये कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वर्ल्ड की जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल नहीं करेगा। सऊदी 370 को सपोर्ट कर रहा था। अब देखिए टर्की क्या कर रहा है, ये हमारे कंसर्न है। देयर आर सम रिपोर्ट्स विच आर सेइंग कि कश्मीरी जर्नलिस्ट को पनाह देता है, ऐसे कश्मीरी जर्नलिस्ट को जो कि रेडिकलाइज करना चाहते हैं एटमॉस्फेयर को, ऐसी कुछ स्कॉलरशिप्स चलाता है। उन स्कॉलरशिप्स के बहाने देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक का मैं नाम यहाँ पर बताना चाहूँगा, IHH, इसके संबंध PFI से बताए जाते हैं और कहा जाता है कि ये रेडिकलाइज करता है यूथ को अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो दीज NGOs आर फनलिंग दिस रेडिकल एलिमेंट्स, और इसमें साथ बताया जाता है टर्की का। इसके अलावा ये फोर्स है सादात। अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पर तो आपको पता लगेगा कि एक प्राइवेट डिफेंस फोर्स कम कंसल्टेंसी है। कहा जाता है कि एर्डोगन की ये प्राइवेट फोर्स की तरह काम करती है, एंड ये कहा जाता है कि देर आर हैविंग लिंक्स टू देयर कमिटमेंट, दे आर हैविंग कमिटमेंट एंड लिंक्स टू इन्फिल्ट्रेट दीज पाकिस्तानी टेररिस्ट इन इंडिया। इससे पहले कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट जो अभी जिनको गिरफ्तार किया भारतीय फोर्सेस ने, तो उन पर टर्की मेड पिस्टल्स उनके पास मिली थी। टर्की अजरबैजान का एंगल देख लीजिए जरा। अजरबैजान अर्मेनिया में, इंडिया टेकिंग स्टैंड फॉर अर्मेनिया, राइट। नगर्नो करबाख रीजन के बारे में आपने सुना होगा, जिस पर कंटेस्टेशन है अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में, राइट। अजरबैजान को कौन सपोर्ट कर रहा है? टर्की। तो टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, इनका नेक्सस चल रहा है, राइट। और यहाँ पर अर्मेनिया इंडिया की तरफ स्टैंड ले रहा है। इससे पहले आपने सुना हो हमने पिनाका, एक्चुअली मिसाइल्स भी हमने यहाँ पर अर्मेनिया को भेजी हैं। ये डील थी हमारी। कश्मीर पर वो अर्मेनिया हमें सपोर्ट करता है। अब देखिए ये जो अल्टरनेटिव रूट है, मतलब जो हमारा आईमेक वाला कंसर्न है, तो हमें ये एक्सप्लोर करना है कि इंडिया का, अगर हमें मेक इन इंडिया को वी नीड टू पुश, डिफेंस इंडिजनाइजेशन को वी नीड टू पुश, तो वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द एस्पिरेशंस ऑफ टर्की एंड हाउ इट इज क्रिएटिंग अ नेटवर्क अराउंड इंडिया। क्योंकि ये देखिए ये जो कंसर्न है ना इस रूट का, कि अगर इस रूट में मेजर पॉइंट्स वाले देश वो मुस्लिम देशों को टारगेट कर रहा है, तो वो मतलब एक तरीके से जैसे हमने चाइना के सुना था ना कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी बना रहा है, तो टर्की ऐसा ही कुछ
मुस्लिम एंगल बनाकर करना चाह रहा है। अब इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने दो काम करे। एक तो हमने सॉफ्ट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, इसमें हमने अपने जेस्चर दिए कि देखो आप भले ये कर रहे हो, लेकिन जब आप पर त्रासदी आई तो वी वर अमंग द फर्स्ट वंस जिन्होंने अलग से रिलीफ भी भेजा और अपना मेडिकल टीम भी भेजी। वी स्टूड विद यू इन हार्ड टाइम, राइट? दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। क्योंकि सुपर पावर का मतलब हमारे लिए केवल वेपन नहीं है। सुपर पावर स्टेटस जो नेक्स्ट बनेगा उसके लिए केवल वेपन नहीं, केवल इकोनॉमिक पावर नहीं है। इसका मतलब है कि हम जो सही है उसके साथ खड़े हों, इंसानियत के साथ खड़े हों, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा देश आपके खिलाफ काम नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सीधी बात ये होती है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में है वो करेगा। अगर उसके नेशनल इंटरेस्ट में है ये एक्सेस बनाना, पाकिस्तान को साथ लेना, मालदीव्स को साथ लेना, बांग्लादेश को साथ लेना, और बांग्लादेश में भी कुछ फ्यूचर की कैलकुलेशन अगर बनती है और उससे इंडिया को इंटरेस्ट को हैम्पर होता है, तो भाई साहब हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। अगर आप हमारे पड़ोस में ऐसा कर रहे हैं तो हम भी तो आपके पड़ोस में कुछ कर सकते हैं। तो एक्चुअली टर्की और ग्रीस का इशू है इस वाले रीजन को लेकर, सम आइलैंड्स इन दिस रीजन। तो टर्की कहता मेरा है, ग्रीस कहता हमारा है, इंडिया कहता ग्रीस हम आपके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं ना, ब्रह्मोस लो यार, आप ब्रह्मोस को यहाँ पर लगाओ। तो जो ब्रह्मोस वाला एंगल विद रिस्पेक्ट टू ग्रीस एंड इंडियाज क्लोजनेस विद ग्रीस, it should be also viewed from strategic point of view to actually put a counter pressure over Turkey. ये हमारा थोड़ा सा हार्ड स्टांस, राइट? तो कंक्लूजन के रूप में हम क्या कह सकते हैं? अल्टीमेटली हम वहां से प्रेशर भी बनाकर रखें और जो अपने आसपास के देश हैं इन पर भी प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। प्रोएक्टिव का मतलब है कट ऑफ नहीं, सस्टेन्ड एंगेजमेंट, सो दैट वी कैन शिफ्ट थिंग्स इन आवर फेवर। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। मैटर ये करता है कि आप टेबल पर रख क्या रहे हैं टू टिल्ट थिंग्स इन योर फेवर। ये आई थिंक आप यहां पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। शशांक त्यागी फॉर यू, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।